गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम CS कशिश रचवानी और मैं अपने इस चैनल पे 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज़ कवर करा रही हूँ। साथ ही में मैं पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्योंकि पेपर अभी डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट वे से आता है, केस स्टडीज़ बन के आती है और हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में। तो किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से केस स्टडीज़ को पूरा फ्रेमिंग करनी है, किस तरीके से आंसर फ्रेम करना है, तो वो सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैंने अपनी पूरी फर्स्ट बुक BST की पार्ट 1 इस चैनल पे कंप्लीट कर दी है विथ एक्सप्लेनेशन। हर चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ गाइस। मैं कई चीज़ें आपको पिक्टोरियल फॉर्म में भी दे रही हूँ, ताकि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, अगर आप उसको देखोगे तो आपको और भी मज़ा आएगा काम करने में। तो अगर ये सब कुछ आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी पास्ट वीडियोस प्लीज़ देखिए। तो आज हम अपनी स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जो हमारी बुक 2 है बिजनेस स्टडीज़ का, उसका चैप्टर नंबर 1। एक्चुअली में कंटिन्यू चैप्टर है तो चैप्टर नंबर 9 बोलते हैं हम लोग, लेकिन अभी आज हमारी न्यू बुक स्टार्ट हो रही है। तो चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। साथ में पार्ट 2 जो बुक है वो बड़ी छोटी है लेकिन मार्क्स स्कोरिंग बराबर है, तो उस पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, तो इसको प्लीज़ अच्छे से टिक के एक जगह पढ़ना, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो जर्नी ऑफ 2021 विद CS कशिश रचवानी। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? फाइनेंस का मतलब पैसा, पैसा, उस पैसे को मैनेज करना क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब भी हम पैसे को मैनेज करते हैं दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है? लाइक अभी कोरोना वायरस है तो हमें देखना है हमें अपने पैसे का किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, अननेसेसरी वेस्टेज नहीं करना, वो सब कुछ देखना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? द टर्म फाइनेंस, पैसा, रेफर्स टू मनी और फंड अवेलेबल फॉर द फर्म। फर्म के लिए जो पैसा है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रोक्यूरमेंट एंड अलोकेशन ऑफ फंड इन द प्रॉपर मैनर। प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट मतलब लाना, अलोकेशन मतलब लगाना, मतलब पैसे लाने से लेके लगाने तक बिल्कुल सही तरीके से हो, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पढ़ रहे हैं, बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे जो हमारे बिजनेस में जिन लोगों ने पैसा लगाया है, शेयर होल्डर, उनकी वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा, वेल्थ मतलब उनकी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर सबसे ज़्यादा, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। डे टू डे चीज़ों के लिए हमारा पैसा होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, साथ में पैसे की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जब हमें फंड की जरूरत हो हमें इजीली मिल जाए। टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइज करें, क्योंकि अगर हमने रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो अननेसेसरी वेस्टेज होना चालू हो जाएगा। तो तीनों ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम शेयर होल्डर वेल्थ, फाइनेंशियल लिक्विडिटी रहनी चाहिए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहना चाहिए। फाइनेंस मतलब पैसा, उसको लाने से लेके लगाने तक का मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। आप लोगों को पता होगा अकाउंट्स में हमारी दो तरह की एसेट होती है, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट का मतलब होता है डे टू डे एसेट, और फिक्स्ड एसेट मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। तो हमें फिक्स्ड एसेट कितनी लगानी चाहिए? लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसको प्लांट की जरूरत होती है, तो उस प्लांट के लिए वो क्या करती है? फिक्स्ड एसेट ज़्यादा लगाती है, मतलब फिक्स एसेट में ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन अगर ये इसी जगह ट्रेडिंग कंपनी बोलूँ जो कि बाइंग सेलिंग करती है, जो डीलर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं, यहाँ से खरीदते हैं यहाँ बेचते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? फिक्स एसेट में पैसा कम लगाते हैं, क्योंकि उनको डे टू डे फंड चाहिए और डे टू डे के लिए उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। तो हमें ये देखना है कि हमें साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट में, फिक्स एसेट में लगाएं तो कितना लगाएं। The size and composition of fixed asset directly depend on investment decision, कितना इन्वेस्ट करें, that is how much capital company is planning to invest. नेक्स्ट अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट, वो मैंने दोनों उसमें कंबाइन कर लिया। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो क्या लगाएगी? फाइनेंस फिक्स एसेट में लगाएगी। फिक्स एसेट में क्यों लगाएगी? क्योंकि उसको मशीन चाहिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। लेकिन ट्रेडिंग कंपनी तो बाइंग और सेलिंग करेगी, तो ऐसे में क्या होगा? उनको डे टू डे पैसा चाहिए,
तो वो करंट असेट में ज़्यादा लगाएगी। अमाउंट ऑफ करंट असेट, अच्छा करंट असेट वो असेट होती है जिससे करंट लगता है, ऐसा कोई मत समझना। करंट असेट वो असेट होती है जो 1 ईयर तक चलती है और इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती है। Amount of current asset and it divisible in cash, bill receivable also depend upon financial decision. It depend upon credit policy of company, inventory management, etc. मतलब कि कंपनी कितना क्रेडिटर्स को दे रही है, जो हमारे डेटर्स होते हैं, अगर हम लोग डेटर्स को ज़्यादा उधार देंगे तो हमें क्या चाहिए, पैसा ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक हो जाता है तो हमें डे टू डे के लिए पैसा चाहिए। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक कितना मैनेज करना, अगर ज़्यादा स्टॉक चाहिए तो करंट असेट ज़्यादा रखनी पड़ेगी, मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए, और कम स्टॉक रखते हो तो कम चाहिए। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कितना पैसा लॉन्ग टर्म से लूँ, कितना पैसा शॉर्ट टर्म से लूँ। अब लॉन्ग टर्म में भी दो होता है, डेब्ट और इक्विटी, और शॉर्ट टर्म में क्या हुआ, किसी बैंक से लोन वगैरह ले लिया। तो अमाउंट रेज फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल शॉर्ट टर्म डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग ये सब देखते हैं। तो फर्म हैव पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन प्रेफर टू हैव मोर लॉन्ग टर्म फॉर, मतलब अगर आप लोगों को ज़्यादा उधार दे रहे हो, ज़्यादा आप लोग की लिक्विडेशन पॉलिसी है, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, क्योंकि आपका भी पैसा बहुत लेट तक आएगा, तो आप भी लेट तक चुका पाओगे। नेक्स्ट आ गया लॉन्ग टर्म, मैंने बोला था दो होता है, डेब्ट और इक्विटी, डेब्ट और इक्विटी। तो डेब्ट से कितना लें और इक्विटी से कितना लें। डेब्ट क्या होता है, डिबेंचर या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स, जिसपे इंटरेस्ट चार्ज होता है, लेकिन इस इंटरेस्ट पे हमें क्या मिलता है, टैक्स डिडक्शन मिलता है। और इक्विटी क्या होता है, हमारा ओनर्स का पैसा होता है, तो अपने अपने हिसाब से हर कोई ले लेगा। तो फाइनेंस फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय इशूइंग इक्विटी शेयर एज वेल एज डिबेंचर, और हमें ये सब कुछ देख के अपना क्या करना चाहिए, रेशियो फिक्स करना चाहिए। और ये सारे आइटम्स कहाँ जाते हैं, पीएनएल में जाते हैं। लाइक मैंने अभी आपको बताया कि जो इंटरेस्ट होता है उस पर टैक्स डिडक्ट होता है, उस पर टैक्स डिडक्ट होता है, और डिविडेंड पे टैक्स डिडक्ट नहीं होता। तो अगर आप बहुत कमा रहे हो और आपको लगता है मुझे टैक्स बचाना है, तो डिबेंचर इशू करो। और आप कुछ नहीं कमा रहे, आप सोच रहे मुझे मेरी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करनी, तो इक्विटी इशू करो, क्योंकि इक्विटी का डिविडेंड तो कंपलसरी नहीं है, जबकि डिबेंचर का इंटरेस्ट कंपलसरी है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, टैक्स प्लानिंग के हिसाब से हम लोग करते हैं। सारे आइटम कहाँ जाते हैं, पीएनएल में रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो एक बार सारे पॉइंट वापस देख लेते हैं। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट, वही हो गया लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट और शॉर्ट टर्म करंट असेट। नेक्स्ट, अब लॉन्ग टर्म फंड चाहिए या शॉर्ट टर्म चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म चाहिए तो डेब्ट लूँ या फिर इक्विटी लूँ, और उसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, अपनी पीएनएल अकाउंट की क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब प्लानिंग करके सारा काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, 3 डिसीजन होते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग कहीं इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। लाइक आज मैंने सोचा कि मैं भी एक प्रॉपर्टी ले लेती हूँ, तो मैंने इन्वेस्ट करने का सोचा। अब इन्वेस्ट करने का सोचा तो ऐसा तो नहीं है मेरे घर में पैसा पड़ा है, मुझे भी कहीं से लेना पड़ेगा, या घर में भी पड़ा है तो बैंक में पड़ा होगा। मतलब फाइनेंस कहाँ से आएगा, घर से आएगा या फिर बैंक से या किसी से लोन लिया जाएगा। और अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, लेकिन एक बार देख लो 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिवीजन। अब देखो फाइनेंशियल डिसीजन मैंने एक चार्ट भी बनाया नीचे। फाइनेंसिंग डिसीजन में 2 होता है, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल, मतलब कितना तो मैं फाइनेंस करूं फिक्स कैपिटल पे, बजटिंग मतलब बजट बड़ी बड़ी कैपिटल पे, और कितना फाइनेंस करूं डे टू डे कैपिटल पे। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सॉरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कितना तो मैं लॉन्ग टर्म पे करूँ, कितना मैं शॉर्ट टर्म पे करूँ। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या हुआ कि उस चीज़ को लाने की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अगर मैं कहीं चीज़ को इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वो पैसा चाहिए मुझे, अगर मैं पैसा ले रही हूँ तो उस पैसे को लाने की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, उस पैसे पे कितना चुकाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, डिविडेंड डिसीजन, अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए। सबसे पहले पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। The first and foremost decision which business must take is to allocate resource in different proposal, investment proposal, मतलब कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। These investment involve risk, मतलब कहने का मतलब आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क तो रहता ही है। शेयर्स में लगाते हो तो शेयर मार्केट गिर गई तो, ठीक
प्रॉपर्टी गिर गई तो कहते हैं ना मोर रिस्क मोर चांसेस ऑफ रिटर्न, ठीक है, मोर चांसेस ऑफ रिटर्न मतलब ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न अपने आप ही मिलेगी। दस रिस्क फैक्टर मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड, मतलब आप कहीं भी इन्वेस्ट करो तो रिस्क देख के करो कि आप उस रिस्क को झेल सकते हो या नहीं। अब क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उससे मुझे रिटर्न में कैश कितना फ्लो होगा। एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी है जो कि जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच है, एक प्रॉपर्टी, एक बार पहले पॉइंट्स देख लेते हैं देन आगे डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। तो कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो पहले आता है कैश फ्लो। अब सुनो, एक प्रॉपर्टी है जो जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी मैं ले लेती हूँ तो उस प्रॉपर्टी में क्या फायदा होगा, उस प्रॉपर्टी में ये फायदा होगा कि मैं अगर उसको अभी रेंट पे चला लूंगी तो मुझे रेंट मिलेगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि वो जयपुर के बीचों बीच ऑलरेडी बहुत रेट्स बढ़ चुके हैं और बढ़ने के चांसेस इतना नहीं होगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी है जयपुर के आउटर एरिया में, अगर मैं वहां पे प्रॉपर्टी ले लेती हूँ तो अभी रेंट तो नहीं मिलेगा, अभी रेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में हो सकता है उसकी रेट ज्यादा बढ़ जाए, मतलब रिटर्न भी ज्यादा कहाँ है, जहाँ पे ज्यादा रिस्क है। आउटर एरिया में प्रॉपर्टी ले रही हूँ तो रिस्क ज्यादा है क्योंकि अभी कुछ रेंट नहीं मिलेगा, कुछ कैश फ्लो नहीं हो रहा, हो सकता है वो प्रॉपर्टी में कोई कब्जा कर ले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। लेकिन जयपुर के बीचों बीच अगर मैं प्रॉपर्टी लेती हूँ तो मुझे अभी से कैश फ्लो मिलना चालू हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मुझे कैश फ्लो अभी चाहिए तो मैं काम करूंगी जयपुर के बीचों बीच, और अगर मुझे बाद में चाहिए तो मैं क्या करूंगी, प्रॉपर्टी बाहर ले लूँ। कहने का मतलब कैश फ्लो को भी हमें देखता है कि वो जो हम प्रोजेक्ट जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना कैश को जनरेट करेगा। When the company take investment decision involving huge amount, it expect to generate some cash flow over the period of time. कुछ कैश वो जनरेट करेगा। कैश फ्लो किसके फॉर्म में होगा? रिसिट और पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। हो सकता है उससे कुछ मिले और हो सकता है उसमें कुछ देना भी पड़ जाए। द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो शुड बी केयरफुली शुड बी केयरफुली एनालाइज, अच्छे से देखो बिफोर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि कैश ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना कैश वो जनरेट करेगा और कितना नहीं। रेट ऑफ रिटर्न, लगा तो रही हूँ पैसा, रिटर्न कितना मिलेगा, लगा तो रही हूँ पैसा, रिटर्न कितना मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट। द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन की एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच प्रपोजल एंड असेस रिस्क इन्वॉल्व, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न को हम एक्सपेक्ट करते हैं और रिस्क हम कोशिश करेंगे कम करें, लेकिन ऐसा नहीं है जहाँ पे हम लोग रिस्क ज़्यादा लेते हैं वहीं पर रिटर्न ज़्यादा होता है। अब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ये दोनों चीजें देख के कि कैश फ्लो कितना हो रहा है और रिटर्न कितना मिल रहा है, उसके हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बनाएंगे। द डिसीजन इज टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व, बहुत सारी कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करूँ तो कितना करूँ, इंटरेस्ट रेट, जहाँ इन्वेस्ट करूंगी वहां से रिटर्न कितना मिलेगा, कैश फ्लो कितना मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न, और इंटरेस्ट रेट का मतलब कॉस्ट होगा। These are different, there are different techniques to investment proposal which are as capital budgeting decision, मतलब बड़े कैपिटल पे करूँ, लॉन्ग टर्म पे करूँ या शॉर्ट टर्म पे करूँ। द टेक्निक आर सॉरी अप्लाई टू ईच एंड एवरी प्रपोजल, ये सारी टेक्निक्स देखेंगे बिफोर मेकिंग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कॉस्ट कितनी लग रही है, रिटर्न कितना मिल रहा है, हमारा कैश फ्लो होगा या नहीं होगा, वो सब कुछ देखना है। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, 3 पॉइंट है, कैश फ्लो, रिटर्न, कैश फ्लो कि हमें कितना रिटर्न में कैश फ्लो मिलेगा या कितना एक्सपेंस होगा, रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब सोच लिया इन्वेस्ट करना है, सोच लिया ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सोच लिया, फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से आएगा भाई, इन्वेस्ट तो करना है लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। द सेकेंड डिसीजन विच बिजनेस टेक इज हाउ टू फाइनेंस द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, कहाँ से लाऊं पैसा, देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से आ सकता है, शेयर्स इशू कर सकते हो, बॉन्ड, मतलब एक्चुअली में बॉन्ड क्या गवर्नमेंट कंपनीज इशू करती है, जस्ट लाइक डिबेंचर होते हैं पर ये गवर्नमेंट कंपनीज इशू करती है, and debenture etc, but proper mix of all these securities essential। कितना डेट लगाऊं, कितना इक्विटी लगाऊं, इसका प्रॉपर मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स, लोन, डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। हमारी कैपिटल बताएगी कि हमारी कैपिटल में कितना तो ओनर का पैसा लगा हुआ है, कितना डिबेंचर लगा हुआ है, कितना बैंक से लोन लिया हुआ है, ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर होता है हमारा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने देखा है कि हमें डेप्ट लेना चाहिए ज्यादा या इक्विटी लेना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, डेप्ट लूँ ज्यादा या इक्विटी लूँ। कुछ पॉइंट है, इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, साइज ऑफ द कंपनी, टैक्स रेट, स्टॉक मार्केट कंडीशन और रिस्क। अब ध्यान से सुनना, स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, अगर आपको लगता है कि मेरी सेल्स तो स्टेबल है, अगर आपको लगता है मेरी सेल्स तो स्टेबल है, लाइक जो ग्रोसरी वाले शॉपकीपर्स होते हैं या वो शॉपकीपर जो कि है ना कहते हैं लाइक वेजिटेबल मार्केट पे है, उनको पता है कि हमारी तो बिक्री होनी ही होनी है, मतलब उनकी सेल्स स्टेबल है, तो ऐसे में वो डिबेंचर लेके चुका सकते हैं इंटरेस्ट। अगर वो मार्केट से लोन ले भी लेना तो वो इजीली इंटरेस्ट चुका सकते हैं, क्योंकि उनका तो काम 12 महीने चलेगा ही चलेगा। लेकिन ऐसी कंपनी जिसको पता है कि मेरी सेल्स सीजनेबल है, लाइक कौन सी कंपनी, अगर मैं बोलूँ एसी मार्केट, एसी मार्केट कब चलता है, जब एयर कंडीशनर वगैरह कब चलते हैं, समर सीजन में, विंटर सीजन में तो चलता नहीं। अगर ऐसा विंटर सीजन में अगर कंपनी अगर लोन ले ले और ऑफ सीजन में कहाँ से चुकाएगी इंटरेस्ट, मतलब ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स ऊपर नीचे हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग हो सकती है, वो इजीली इंटरेस्ट नहीं चुका पाएगी, तो ऐसी कंपनी को इक्विटी लेनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी पे जो डिविडेंड जाता है वो फिक्स रेट पे नहीं होता, होगी कंपनी के पास प्रॉफिट तो देगी, नहीं तो नहीं देगी। तो फॉर अ कंपनी हैविंग हाई सेल्स टर्नओवर, बहुत अच्छा कमा रही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट लेना चाहिए। फॉर अ कंपनी विथ फ्लक्चुएटिंग सेल्स, ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इज सुटेबल। नेक्स्ट, कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द कंपनी। अगर मान लो कंपनी के पास एक कंपनी है, वो कमा तो रही है लेकिन कैश में पैसा नहीं आ रहा, लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कंपनी है जो प्रॉपर्टी पे डील कर रही है। अब प्रॉपर्टी पे डील कर रही है तो प्रॉपर्टी की रेट्स तो बढ़ रही है, प्रॉपर्टी की रेट्स तो बढ़ रही है, लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा ना, कैश फॉर्म में नहीं आ रहा। ऑल्सो प्रॉपर्टी की रेट्स बढ़ रही है, एक कंपनी है जो प्रॉपर्टी ले लेके छोड़ रही है, प्रॉपर्टी की रेट्स बढ़ रही है, लेकिन कैश में रिटर्न नहीं आ रहा, तो ऐसे में अगर उसके पास कैश नहीं आएगा तो क्या वो इंटरेस्ट चुका पाएगी, तो ऐसे में कंपनी को इक्विटी लेना चाहिए। लेकिन एक कंपनी है जो नॉर्मल अच्छा कमा रही है और कैश में आ रहा है उसका रिटर्न, तो कैश में आ रहा है तो क्या होगा, ऐसे में उसको क्या लेना चाहिए, डेप्ट लेना चाहिए। तो अ कंपनी मस्ट हैविंग इनफ कैश इन हैंड, बहुत सारा कैश है, लिक्विडिटी है, तो उसको डिबेंचर इशू करने चाहिए, क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, टैक्स में डिडक्शन मिलता है। बट इफ कंपनी इनफ इज नॉट इनफ कैश, अगर उसके पास ज़्यादा कैश नहीं है तो उसको शेयर्स में इशू करना चाहिए, क्योंकि शेयर्स पे रिटर्न देना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, कंट्रोल। आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर रिटर्न नहीं मांगते लेकिन वोटिंग पावर मांगते हैं, उनको हमारी कंपनी पे कंट्रोल चाहिए। तो अगर कंपनी का मैनेजमेंट चाहता है कि हम पे कोई कंट्रोल ना करे, हम पे कोई कंट्रोल ना करे, तो वो क्या इशू करेगा, डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर में वोटिंग पावर नहीं होते। लेकिन अगर कंपनी का ओनर चाहते, जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि कंट्रोल होए तो होए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इक्विटी इशू कर लेगा। टू रिटेन कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल चाहते हो ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर शुड बी इशू, एंड वाइस वर्सा हो गया। अगर आप कंट्रोल नहीं चाहते हो तो आप इक्विटी इशू कर लो, सॉरी, अगर आप कंट्रोल चाहते हो तो, कंट्रोल नहीं चाहते हो तो डिबेंचर हो गया ना, ठीक है। अगर आप कंट्रोल नहीं चाहते हो तो, अगर आप कंट्रोल नहीं चाहते हो तो क्या चाहोगे, डिबेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि उसमें कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहते हो कंट्रोल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इक्विटी इशू कर लो। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको पता है कि अगर आपने अभी से बैंक से लोन ले लिया तो बाद में दोबारा लोन नहीं मिलेगा, और अगर आपको बाद में दोबारा पैसे की जरूरत पड़ी तो कौन पैसा देगा, तो ऐसे में आप अभी तो इक्विटी इशू कर लो, बाद में लोन ले लेना। तो अगर आपको बार बार पैसे की जरूरत पड़ती है, मोर फ्लेक्सिबल पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अभी आप इक्विटी ले लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे बार बार पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, तो डिबेंचर इशू कर लो। इक्विटी अलाउ मोर फ्लेक्सिबिलिटी, इक्विटी क्या करती है, फ्लेक्सिबल है, बार बार इशू कर सकते हो।
टू चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, मार्केट के हिसाब से चेंज होती है। लाइक बूम में बहुत सारा इक्विटी इशू कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा डिप्रेशन चलता है, लाइक ये जो पीरियड चल रहा है, इसमें कोई भी इक्विटी शेयर तो खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो अगर वाइल डेप्ट रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम, डेप्ट में हमारी फ्रीडम थोड़ी सी कम होती है। नेक्स्ट साइज ऑफ द कंपनी, बड़ी कंपनी है, सोचती है चुका दूंगी तो डेप्ट इशू कर लो, लेकिन छोटी कंपनी है, उसको कोई लोन इजीली देगा नहीं तो इक्विटी इशू कर लो। लार्ज कंपनी आर एबल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी, थोड़ा सा ध्यान से सुना वापस। लार्ज कंपनी है, लार्ज कंपनी है, उसको पता है कि मेरी गुडविल इतनी अच्छी है, मेरा नाम बड़ा अच्छा है मार्केट में, तो वो इजीली इक्विटी इशू कर लेगी। क्योंकि इजीली इक्विटी इसलिए इशू कर लेगी क्योंकि उसको पता है कि मेरी गुडविल इतनी अच्छी है, मेरा नाम इतना अच्छा है कि मैं इक्विटी से पैसा रेज कर सकती हूँ। लेकिन छोटी कंपनी है, नई नई कंपनी है, उसको लगता है कि अभी मेरे को मार्केट में कोई भी इशू तो नहीं करने देगा शेयर, तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर लेगी, लोन लेगी। लार्ज कंपनी आर एबल टू रेज कैपिटल थ्रू शेयर्स more easily, while smaller company has to depend on their own resources like retained earning या फिर लोन भी वो ले सकते हैं as they do not get लोन easily, ठीक है। मतलब कहने का मतलब बड़ी छोटी कंपनी तो कोशिश करे अपने ही चीज़ों पे रहे, और बड़ी कंपनी है तो वो क्या ले, इक्विटी ज़्यादा ले। नेक्स्ट टैक्स रेट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू रेज फंड थ्रू डेप्ट, क्योंकि डेप्ट पे इन टैक्स का डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर आपको टैक्स का डिडक्शन चाहिए, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, आपकी इनकम को 40% टैक्स ले लेते हैं, तो आप उस टैक्स को बचाने के लिए डिबेंचर इशू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है टैक्स रेट कम है तो आप इक्विटी इशू कर लो, क्योंकि अब तो छोटा मोटा टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू रेज फंड थ्रू डेप्ट इफ टैक्स रेट आर हाई, हाई टैक्स रेट है तो आप डेप्ट इशू करो क्योंकि उसमें टैक्स का डिडक्शन मिलता है। टैक्स रेट इन्फ्लुएंस कॉस्ट ऑफ डेप्ट, टैक्स रेट क्या होता है, एक तरीके से आपको बचाता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, एज इंटरेस्ट ऑफ डेप्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम, मतलब कि जो टैक्स पे इंटरेस्ट जाता है वो टीडीएस डिडक्टेबल होता है, मतलब टैक्स डिडक्टेबल होता है। नेक्स्ट स्टॉक मार्केट कंडीशन, अगर आपका स्टॉक मार्केट बड़ा मस्त चल रहा है, कंट्री की कंडीशन बहुत अच्छी है, बूम है, तो ऐसे में आप इक्विटी इशू करो, इजीली लोग खरीदेंगे क्योंकि सबके पास पैसा है। लेकिन अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो कोई खरीदेगा क्या। अभी क्या चल रहा है हमारा, डिप्रेशन चल रहा है, डिप्रेशन में क्या करोगे, कोई खरीदेगा नहीं, सब डिप्रेस हुए हैं, तो ऐसे में क्या इशू करोगे, लोन लोगे, मतलब मार्केट से लोन रेज करोगे क्योंकि बैंक तो आपको लोन दे देगी। इफ देयर इज अ बूम पीरियड, मतलब सबके पास पैसा है, इन्फ्लेशन है, देन कंपनी विल बी इन बेटर पोजीशन टू इशू शेयर्स इवन एट अ प्रीमियम, मतलब आप महंगा भी बेचोगे ना तो भी सब खरीदेंगे क्योंकि सबके पास पैसा है। ऑन द अदर हैंड, इफ द डिप्रेशन पीरियड चल रहा है इन द मार्केट, देन इट इज एडवाइजेबल टू इशू डिबेंचर, तब आपको डिबेंचर इशू करना चाहिए। नेक्स्ट रिस्क, आपको पता है डेप्ट में आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, आपको पता है आप कमाओ चाहे नहीं कमाओ, अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन इक्विटी में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो डेप्ट इज मोर रिस्कियर दैन इक्विटी, तो मोर रिस्क इज अटैच्ड टू डेप्ट, तभी तो क्या होता है उससे फायदा होता है, रिस्क ज्यादा है तभी तो आपको टैक्स में भी डिडक्शन मिलता है। एज कंपेयर टू शेयर, एज इंटरेस्ट पेमेंट रीपेमेंट, आपको डेप्ट चुकाना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा और उसका रीपेमेंट भी टाइम टू टाइम करना ही पड़ेगा। ये मैंने आपके लिए अपने आप से बनाई है और बहुत अच्छी समरी बनाई है, एक बार ध्यान से सुनना। स्टेबिलिटी ऑफ सेल, अगर आपकी सेल्स, वो जो अभी मैंने पढ़ाया वो पूरी समरी है इसमें, अगर आपकी सेल मोर स्टेबल है, हाई स्टेबल है, तो आप क्या इशू करोगे, डेप्ट इशू करोगे। अगर आपकी सेल लेस स्टेबल है, आपको फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, तो इक्विटी इशू करोगे। कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, डेप्ट इशू करोगे। कैश फ्लो पोजीशन बेकार है, इक्विटी इशू करोगे। कंट्रोल कम चाहते हो तो डेप्ट इशू करोगे, कंट्रोल ज्यादा चाहते हो इक्विटी इशू करोगे। फ्लेक्सिबिलिटी, इक्विटी बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, अगर आपको कम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो डेप्ट इशू करोगे, अगर आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो इक्विटी इशू करोगे। साइज ऑफ द कंपनी, बड़ी कंपनी है इजीली लोन मिल जाएगा, डेप्ट इशू करोगे। छोटी कंपनी है लोन इजीली नहीं मिलेगा तो इक्विटी इशू करोगे। टैक्स रेट,
अगर आपको लगता है टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, बचाना है, प्लानिंग करनी है, तो क्या होगा, डेब्ट इश्यू करोगे। अगर आपको लगता है टैक्स रेट कम है, कोई बात नहीं, चलता है इतना, तो इक्विटी इश्यू करोगे। स्टॉक मार्केट कंडीशन, डिप्रेशन में लोग पैसा नहीं लगाना चाहते, तो डेब्ट इश्यू करोगे। अगर आपको लगता है कि बूम चल रहा है, लोग के पास बहुत पैसा है, तो इक्विटी इश्यू करोगे। रिस्क, डेब्ट में रिस्क ज़्यादा होती है क्योंकि रिटर्न चुकाना ही पड़ता है, लेकिन इक्विटी में रिस्क कम होती है। लास्ट, सबसे पहले आपने क्या किया, कौन सा लिया था आपने, सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट करने की सोची, फिर फाइनेंस उठाया। अब क्या होगा, अब फाइनेंस उठाया तो जिनसे उठाया उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, उनको उनका रिटर्न देना पड़ेगा। तो क्या होता है, कंपनी क्या करती है, जो भी कमाती है उसका कुछ परसेंटेज शेयर होल्डर को बांट देती है। कंपनी जो कमाती है उसका कुछ परसेंटेज शेयर होल्डर को बांट देती है, मतलब डिविडेंड दे देती है, और कुछ परसेंटेज कंपनी खुद के पास भी रख देती है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो पैसा यूज कर लेती है, जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी कमाती है उसके दो हिस्से होते हैं। टैक्स वैक्स चुकाने के बाद, डिबेंचर पे इंटरेस्ट चुकाने के बाद कंपनी का जो पैसा बचता है उसके दो हिस्से होते हैं। पहला, जो कि हम लोग शेयर होल्डर को बांटेंगे, दैट इज डिविडेंड, और जो कि हम लोग कुछ पैसा खुद के पास रखेंगे, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। द थर्ड डिसीजन इज टू बी टेकन इज टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बांटे तो कितना बांटे और रखे तो कितना रखे। प्रॉफिट आर रिक्वायर्ड फॉर द नंबर ऑफ पर्पस, प्रॉफिट चाहिए होता है हमें। Some amount of profit is to be recycled in the business for reinvestment and expansion of business activity। मतलब कुछ प्रॉफिट तो हम लोग अपने पास रखेंगे एज अ रीइन्वेस्टमेंट। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज हैज टू रिटेन इन द बिजनेस, जो हम रख लेते हैं, दैट इज रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट, द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बांट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टू द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी भी मैंने टेबल बनाई है, लेकिन एक बार तो पॉइंट देख लेते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, एक्सेस ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टेबल अर्निंग, कैश फ्लो पोजीशन, टैक्सेशन पॉलिसी, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। एक बार देख लेते हैं। इसकी समरी पहले मैं ले आई हूँ, लेकिन एक बार अपन सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कंपनी को लगता है मेरे लिए ग्रोथ है, मैं मार्केट में आगे बढ़ सकती हूँ, तो कंपनी ऐसे में डिविडेंड कम बांटेगी और रिटेन ज़्यादा रखेगी, क्योंकि ग्रोथ में कंपनी के ऊपर पैसा भी लग सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो कंपनी को अगर लगता है ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो वो डिविडेंड कम देगी और रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखेगी। तो इफ़ अ कंपनी हैज़ अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट, अगर कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, देन इट शुड रीइन्वेस्ट द अर्निंग एंड लो डिविडेंड इज प्रेफर्ड। अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट है, कंपनी को लगता है मुझे ग्रोथ करनी है, तो वो डिविडेंड कम बांटेगी और रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखेगी। ऑन द अदर एंड, अगर हमें लगता है नो इन्वेस्टमेंट, नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अभी कुछ नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसे में वो बांट देगी अभी और डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हाई डिविडेंड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कंपनी को लगता है कि डिविडेंड दूं तो स्टेबल दूं, मतलब आज अगर 9% दिया तो कल भी 9%, परसों भी 9% ऐसे करूं, या फिर कम रेट में दे दूं। तो मोस्ट कंपनी प्रेफर स्टेबल डिविडेंड। स्टेबल डिविडेंड से क्या होता है, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती। अगर कंपनी ने इस साल 9% दिया, अगले साल 9% देगी, तो शेयर होल्डर्स भी खुश रहेंगे। This policy has favorable impact on the market value of shares and shareholder also prefer stable। shareholder भी चाहेंगे ना, लास्ट ईयर हमें 9% मिला तो इस साल भी कम से कम 9% तो मिले। नेक्स्ट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, कंपनी को लगता है कि हमें डिविडेंड पॉलिसी को थोड़ा लिबरल रखना चाहिए। एक बार रीड मार लेते हैं, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। इफ अ कंपनी कैन इजीली एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, कंपनी को लगता है कि मैं बार बार मुझे कैपिटल मार्केट में जाना पड़ेगा, मतलब बार बार पैसा रेस करना पड़ेगा, तो ऐसे में शेयर होल्डर को खुश रखो, डिविडेंड ज़्यादा दो, देन इट कैन अफोर्ड टू फॉलो लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। ऑन द अदर एंड, इफ अ कंपनी हैज लिमिटेड एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, लेकिन बाद में लगता है कंपनी को कि नहीं, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, बार बार मुझे कैपिटल रेस करने की जरूरत नहीं है, देन लो डिविडेंड एंड डिपेंड ऑन रिटेन अर्निंग, मतलब कंपनी को ऐसा लगता है मैं बार बार कैपिटल मार्केट से पैसा रेस कर सकती हूँ, तो वो क्या करेगी, डिविडेंड बांट देगी, क्योंकि उसको पता है मुझे इजीली कैपिटल मार्केट से पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि नहीं, मुझे इजीली पैसा नहीं मिलेगा, लाइक अभी जो कंडीशन चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, तो अभी इजीली पैसा नहीं मिलेगा मार्केट से, तो ऐसे में कंपनी लो डिविडेंड और हाई रिटेन अर्निंग करेगी। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ फंड, कंपनी की अर्निंग मतलब प्रॉफिट स्टेबल है तो हाई डिविडेंड देगी,
अगर कंपनी को लगता है कि नहीं मेरी अर्निंग स्टेबल नहीं है, आज है कल नहीं है, तो वो फ्यूचर के लिए थोड़ा पैसा रखेगी, रिटेन अर्निंग ज्यादा रखेगी। अनस्टेबल अर्निंग आर देयर, इफ देयर आर अनस्टेबल अर्निंग देन लो डिविडेंड इज पेड, क्योंकि स्टेबल नहीं है हमें फ्यूचर के लिए भी कुछ रखना है। एंड इफ स्टेबल अर्निंग आर देयर, अगर स्टेबल है अर्निंग एंड हाई डिविडेंड विल बी पेड टू द शेयर होल्डर। नेक्स्ट कैश फ्लो पोजीशन, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बड़ी अच्छी है, मतलब कमा तो रही है और पैसा भी है, कैश में भी कमा रही है, तो क्या करेगी, हाई डिविडेंड चुकाएगी। लेकिन कंपनी कमा रही है, लाइक मैंने अभी आपको बताया कंपनी है जो प्रॉपर्टी में डील कर रही है, लेके छोड़ देती है प्रॉपर्टी, तो कमा तो रही है लेकिन कैश नहीं आ रहा, तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी, कम डिविडेंड चुकाएगी। इफ कंपनी हैविंग गुड कैश इनफ्लो देन हाई डिविडेंड इज सुटेबल। इफ कंपनी इज नॉट इनफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो अच्छा नहीं है, देन लो डिविडेंड मस्ट बी प्रेफर्ड। टैक्सेशन पॉलिसी अगर अच्छा आपको पता है डिविडेंड में टैक्स की बचत तो नहीं होती बल्कि टैक्स और लगता है। डिविडेंड पे टैक्स की बचत तो नहीं होती बल्कि टैक्स लगता है। तो अगर आपको लगता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, लाइक कंपनी अगर 100 रुपये डिविडेंड चुका रही है, 30 रुपीज़ गवर्नमेंट लेके जा रही है, तो ऐसे में कंपनी सोचेगी कि कम ही डिविडेंड दे दो, क्योंकि क्या मतलब ज़्यादा देने का, गवर्नमेंट ले जाएगी पैसा। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि टैक्स की पॉलिसी, टैक्स की रेट कम है, लाइक अगर 100 रुपये कंपनी कमा दे रही है डिविडेंड, तो 10 रुपये गवर्नमेंट लेके जा रही है, तो ऐसे में कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगी। मतलब टैक्स रेट अगर ज़्यादा है तो कंपनी लो डिविडेंड देगी, अगर टैक्स रेट कम है तो हाई डिविडेंड देगी। Inverse relationship, if tax rate on dividend is lower then high dividend is declared of the company and vice versa। stock market reaction, अगर आपको पता है कि आपने डिविडेंड नहीं दिया तो आपके शेयर होल्डर चिल्लाएंगे, आपके शेयर होल्डर आपके शेयर्स बेचने लग जाएंगे, आपकी शेयर की प्राइस गिर सकती है, तो आप ज़्यादा डिविडेंड दोगे, क्योंकि ऐसे में आपका मार्केट में गुडविल खराब हो रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं शेयर होल्डर कुछ नहीं कहेंगे, ना चिल्लाएंगे, ना मार्केट में शेयर की प्राइस कम होगी, तो ऐसे में आप कम डिविडेंड भी दोगे तो भी चलता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ हाई डिविडेंड इन्फ्लुएंस द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। एक बार देख लेते हैं यहाँ तक, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी की ज्यादा है तो क्या करेगी, कम डिविडेंड देगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कम है तो क्या करेगी, ज्यादा डिविडेंड देगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कम है तो डिविडेंड ज्यादा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो डिविडेंड कम, मतलब रिटेन अर्निंग ज्यादा। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर आपको लगता है स्टेबल रखना है तो डिविडेंड ज्यादा दो, अगर आपको लगता है कम लेस स्टेबल रखना है तो रिटेन अर्निंग रख लो। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, आपको लगता है इजीली मेरे को पैसा मिल जाएगा मार्केट से तो डिविडेंड ज्यादा दो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मिलेगा तो लो एक्सेस है आपका, तो ऐसे में रिटेन अर्निंग ज्यादा रखो, क्योंकि अगर आपको मार्केट से पैसा नहीं मिलेगा तो खुद का पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो क्या करो, डिविडेंड ज्यादा दे दो। कैश फ्लो पोजीशन बेकार है तो रिटेन अर्निंग ज्यादा रखो। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स रेट ज्यादा है तो डिविडेंड कम, अगर टैक्स रेट कम है तो डिविडेंड ज्यादा। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अगर आपको पता है चिल्लाने लग जाएंगे, शेयर बेचने लग जाएंगे तो बैड रिएक्शन देंगे, तो डिविडेंड ज्यादा दे दो उससे बचने के लिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं करेंगे तो कम डिविडेंड दे दो। नेक्स्ट, 3 डिसीजन थे, तीनों खत्म हो गए। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है वो पढ़ लिया, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। देन हमने तीनों डिसीजन देख लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अब उस सब की प्लानिंग कैसे करें, पैसों की प्लानिंग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू प्लानिंग इन एडवांस। वैसे ही प्लानिंग क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है। ऑल द एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कहाँ से पैसा आया उसको किस तरीके से यूटिलाइज। फाइनेंशियल प्लानिंग डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से देखते हैं। मतलब बड़ी कंपनी है तो उसको ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, छोटी मोटी कंपनी है तो नहीं करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी कंपनी है तो उसको सीए रखना पड़ेगा फाइनेंशियल प्लानिंग के, छोटी मोटी कंपनी है तो खुद ही ओनर कर लेगा। नेक्स्ट, फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि जिस हिसाब से ऑब्जेक्टिव होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो मैनेजमेंट ज्यादा होगा, छोटा मोटा ऑब्जेक्ट है तो कम मैनेजमेंट होगा। नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, बड़ा बिजनेस है प्लानिंग ज्यादा, छोटा बिजनेस है प्लानिंग कम। डिग्री ऑफ रिस्क, अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी बड़ी करोगे, अगर आप कम लेना चाहते हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी कम करो। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपको चेक करने पड़ेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी की बार बार लेना है तो अभी थोड़ा कम ले लो, मतलब ये सब कुछ देखना पड़ेगा कि फ्लैक्स मार्केट मेरे लिए फ्लेक्सिबल रहे। असेंशियल फीचर ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान क्या होता है, हमारा जो
फीचर है। पहला सिंप्लिसिटी, जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो बड़े सिंपल होने चाहिए, मतलब इजीली सबको समझ में आ जाए। द फाइनेंशियल प्लान शुड हैव अ सिंपल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ऐसा प्लान होना चाहिए जिसका स्ट्रक्चर बड़ा ही इजी हो, विच इज मैनेज इजीली। द टाइप ऑफ सिक्योरिटी शुड बी मिनिमाइज एज वेरियस टाइप, मतलब बहुत सारे अपन को मल्टीपल सिक्योरिटीज नहीं इशू करनी, कुछ कुछ कर लेना, लाइक डेब्ट कर लिया और इक्विटी कर ली। गिव अननेसेसरी सस्पेंशन इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर, मतलब क्या होगा अगर आप बहुत सारी सिक्योरिटीज इश्यू करोगे ना तो हमारे जो इन्वेस्टर है वो हमारे बारे में कुछ अलग ही सोचने लग जाएंगे, उनको लगेगा कंपनी के पास पैसा ही नहीं है इस वजह से वो ऐसा काम कर रही है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कंपनी फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करती है? लॉन्ग टर्म जाने के लिए। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट सब देखेगी कंपनी, मस्ट बी एस्टिमेटेड केयरफुली टू शो करंट एंड फ्यूचर नीड दोनों ही फुलफिल। आज खा लो ऐसा नहीं चलेगा, फ्यूचर की भी सोचनी पड़ेगी, बेसिक नीड्स के साथ सोशल नीड्स भी फुलफिल करनी पड़ेगी। कोशिश करो कि फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरीके से हो कि आपका फंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्राइव टू यूज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड। इंटरनल फंड शुड बी यूटिलाइज एफिशिएंटली, मतलब जो भी पैसा है वो इजीली अच्छे तरीके से मैनेज हो पाए। तो एक बार तीनों पॉइंट देख लेते हैं। सिंपल होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म सोचे, फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए मतलब, और ऑप्टिमम यूज करें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? पैसा लाने से लेके लगाने तक। और ये कैसे होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए और साथ में फ्यूचरिस्टिक भी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें? एडुकेसी ऑफ फंड, जब जब पैसा चाहिए पैसा अवेलेबल होना चाहिए। एडुकेसी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को 500 चाहिए तो मेरे जेब में 5000 हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी फंड वेस्ट होता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को 500 चाहिए तो मेरे पास 0 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट मस्ट बी केयरफुल एस्टिमेटेड केयरफुली सो दैट द करंट एंड फ्यूचर नीड शुड बी मीट अकॉर्डिंगली। वही पॉइंट आ गया यहाँ पे, एडुकेसी होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन, हमें कोऑर्डिनेट बिठा के रखना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, फाइनेंशियल मैनेजर्स के साथ। हमारा कितना लॉन्ग टर्म पैसा है, कितना शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में भी कितना डेप्थ है और कितना इक्विटी है। दिस इज डन बाय लेइंग डाउन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, प्लान्स एंड प्रोग्राम विच आर कम्युनिकेट टू द ईच अदर, मतलब आपस में वो लोग कम्युनिकेट करेंगे। द प्लान इज कम्युनिकेट बाय ऑल मैनेजर, सबको पता होना चाहिए। एंश्योर दैट फंड इज अलोकेट प्रॉपर्ली, सही तरीके से होना चाहिए। ऑल दीज फैक्टर्स एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, इस तरीके से क्या होगा? कोऑर्डिनेशन हुआ। फाइनेंस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। क्यों करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग? ताकि सही पैसा सही जगह लग जाए, मतलब कंट्रोलिंग ही तो कर रहे हैं हम लोग। विच हेल्प इन कंपेयरिंग एक्चुअल एक्टिविटी विद द प्लान स्टैंडर्ड, जो सोचा था वही किया कि नहीं किया। लाइक प्लानिंग में भी तो हम पढ़ते हैं बजट, हम लोगों ने 5000 का सोचा था, क्या 5000 खर्च हुए या उससे ज़्यादा हुए? बजट की तरह हो गया एक तरीके। एंड रिजल्टेड डेविएशन, अगर आता है कोई डेविएशन तो उसको करेक्ट कर दो। एक बार वापस देख लेते हैं पॉइंट। एडुकेसी ऑफ फंड, सही पैसा सही जगह यूटिलाइज हो, कोऑर्डिनेशन हो सारे मैनेजर्स में, और फाइनेंशियल कंट्रोल हो, जितना सोचा था स्टैंडर्ड एक्चुअल में उतना है या नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थोड़ी लेंदी है वीडियो लेकिन पूरी पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बुक पूरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी सी बुक है और मार्क्स स्कोरिंग ज़्यादा है। तो गाइस अगर अभी आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।